शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट होते हुए देख पाते हैं। वहीं पर दूर से एक लड़का उसके बर्थडे पार्टी को देख रहा होता है, जिसकी वजह से उसका बाप उसे अकेले में ले जाकर बुरी तरह पीटता है और फिर रात को सोते टाइम वो लड़का अपनी सिस्टर और अपने बाप को जान से मार देता है। नेक्स्ट सीन कई साल बाद का देहरादून का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक औरत का मर्डर हो गया होता है और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट जॉनी को बुलाती है। जॉनी क्राइम सीन और बॉडी को एग्जामिन करने के बाद इंस्पेक्टर को बताता है कि मर्डर विक्टिम के हस्बैंड ने ही किया है, क्योंकि विक्टिम के दांतों से उसे मेटाबॉलिक पॉइजन के ट्रेसेस मिले थे, जिसे उसके हस्बैंड ने टूथपेस्ट में मिलाकर उसे दिए थे और इस तरह केस जॉनी की हेल्प से सॉल्व कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन एक चर्च का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक जेनी नाम की लड़की का बर्थडे होता है। वहाँ पर आन्या नाम की एक लड़की भी आई हुई होती है, जो कि जॉनी की नीस होती है। जेनी आन्या को कैंडी देती है और आन्या जेनी को बर्थडे विश करती है। उसके नेक्स्ट मॉर्निंग एसआई मेगा को डंप यार्ड के पास एक बच्ची की बॉडी मिलती है और जब वो जाकर देखती है तो वो बॉडी जेनी की होती है, यानी किसी ने कल रात जेनी को उसके बर्थडे पार्टी से किडनैप करके उसे मार दिया था। मेगा को कांस्टेबल पंत से पता चलता है कि बॉडी को सबसे पहले जस्सू पहाड़ी नाम के एक पर्सन ने देखा था, पर वो मेगा के आने से पहले ही भाग गया था। मेगा उसे ढूंढने के लिए कहती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि आन्या मेगा के साथ उसके घर पर रहा करती थी। उसके बाद मेगा आन्या को स्कूल छोड़कर पुलिस स्टेशन चली जाती है, जहाँ पर इंस्पेक्टर माथुर अपनी तारीफ खुद ही किए जा रहे होते हैं। तभी मेगा को एसएचओ अपने ऑफिस में बुलाते हैं और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने इस केस में हेल्प करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट जॉनी को भी बुलाया है। यह बात सुनकर मेगा थोड़ा अपसेट हो जाती है। दरअसल मेगा और जॉनी लवर थे, पर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी। उसके बाद मेगा अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है, जिसके लिए वो चर्च के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जहाँ उसे आन्या भी दिखाई देती है। और फिर सबके चर्च से जाने के बाद जेनी की मॉम उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वो अपनी वाटर बोतल को अंदर ही भूल आती है और जब वो उसे लेने अकेले अंदर जाती है तो उसे कोई चर्च के बैक एग्जिट से वेव करता है और जेनी जैसे उस तरफ जाती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। इससे क्लियर होता है कि किडनैपर को जेनी पहले से जानती थी, इसीलिए उसने उसे वेव किया था। तभी हम देख पाते हैं कि जॉनी अपने भाई के घर आ जाता है, जहाँ पर उसका भाई अभय अकेला रहता था, क्योंकि उसने एक हादसे में अपनी एक बेटी आद्या और अपनी वाइफ दिव्या को खो दिया था और उसकी दूसरी बेटी आन्या को मेगा अपने साथ ले गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि अभय की लापरवाही की वजह से उसकी बेटी की जान गई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे से जॉनी जेनी की ब्लड लगी हुई फ्रॉक को एग्जामिन करता है और उसके बाद उस जगह पर जाता है जहाँ पर पुलिस को बॉडी मिली थी और वहाँ की कुछ फोटोज क्लिक करता है और फिर अपनी लैब में आकर एक डमी बॉडी पर नैप से बार बार अटैक करता है ताकि वो किलर के माइंड सेट को समझ सके, जिससे उसे पता चलता है कि किलर ने जेनी के बैक पर 9 टाइम्स नैप से स्टैब किया था और उन बाउंस को देखकर लग रहा था कि किलर लेफ्ट हैंडेड है। उसके बाद जॉनी मेगा को लेकर चर्च के बैक एंट्रेंस पर जाता है, जहाँ से जेनी मिसिंग हुई थी। वहाँ से वो एविडेंस को कलेक्ट करते हुए सामने फॉरेस्ट तक पहुंच जाता है, जहाँ उसे एक टनल मिलता है जिसकी हाइट सिर्फ 4.5 फीट के करीब रही होगी और जेनी उस टनल के थ्रू ही फॉरेस्ट के दूसरी साइड गई थी, क्योंकि जॉनी को जेनी के फ्रॉक पर उस टनल के वाटर के ट्रेसेस मिले थे। साथ ही जेनी के सर के पीछे एक बाउंड का निशान भी था और वो इसीलिए था क्योंकि किलर जब बॉडी डंप कर रहा था तब वहाँ की फेंसिंग से वो बाउंड जेनी के नेक पर आए होंगे और जब चर्च में जेनी ने किलर को वेव किया था तब वो उसकी आई के जस्ट सामने था। इससे प्रूव होता है कि किलर की हाइट 4 या 4.5 फीट ही रही होगी, या हो सकता है कि किलर एक ड्वार्फ हो। तभी मेगा को याद आता है कि उसने उस दिन सीसीटीवी फुटेज में चर्च में एक ड्वार्फ को देखा था जो वहां पर सफाई करने आया था। इसीलिए उसके बारे में मेगा अपने कांस्टेबल से पता करती है तो वो बताता है कि इसका नाम चार्ली है और उसे पता है कि वो कहां पर रहता है। इसीलिए मेगा अपनी टीम के साथ चार्ली को पकड़ने उसके घर पहुंच जाती है, पर पुलिस को देखकर वो वहां से भागने लगता है। काफी चेजिंग करने के बाद मेगा उसे पकड़ ही लेती है। उधर आन्या एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रंजना के पास सेशंस लेने आती है, जहां वो रंजना को बताती है कि वो अपने फादर से मिलना चाहती है और उधर अभय भी अपनी बेटी आन्या से मिलना चाहता था, पर मेगा उसे मिलने की परमिशन नहीं दे रही थी क्योंकि उसने उनके नहीं मिलने के लिए कोर्ट से ऑर्डर्स ले रखे थे। तभी हम रंजना के घर पर एक ओल्ड मैन को देखते हैं, जिसके बारे में रंजना मेगा को बताती है कि वो ओल्ड मैन उसके फादर जैसे ही है, पर उन्हें ब्लड कैंसर है जिसकी वजह से वो ज्यादा बाहर नहीं निकलते। उसके बाद जब मेगा चार्ली को इंटरोगेट करती है तो वो कहता है कि उसे किसी भी मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता है
वो तो सिर्फ पुलिस की डर की वजह से वहां से भाग गया था। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि एक बार ऋषिकेश में अभय अपनी फैमिली के साथ एक मेले में गया हुआ था, जहां पर अभय की लापरवाही की वजह से उसकी बेटी गायब हो गई थी। और जब उन्होंने अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढा तो वो उन्हें नीचे एक खाई में गिरी हुई मिली और ब्लड ज्यादा बहने की वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। यह सदमा अभय की वाइफ दिव्या सहन नहीं कर पाई और उसने घर आकर पॉइजन खाकर सुसाइड कर लिया, जिसके बाद गुस्से में मेगा अन्या को अपने साथ ले गई और अभय अपने घर में अकेला ही रह गया। उधर जॉनी जैनी के क्राइम सीन से वहां पर मिले फुटप्रिंट्स लेकर आता है, जिसमें से एक फुटप्रिंट किलर का था। इसीलिए वो अपने मेन सस्पेक्ट चार्ली के पास जाता है और उसकी हाइट और वेट चेक करता है। साथ ही उसके फुटप्रिंट्स भी क्राइम सीन पर मिले फुटप्रिंट से मैच करता है, जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं होते हैं। दूसरी तरफ अदिति नाम की एक लड़की का बर्थडे होता है और वहां पर अन्य अपनी आंटी के साथ गई हुई होती है और इसी बीच मेगा अकेले जेसू पहाड़ी के घर पर लॉक तोड़कर एंटर कर जाती है, जहां पर उसे जेसू पहाड़ी छुपा हुआ मिल जाता है। और उधर अदिति अपने बर्थडे पार्टी से मिसिंग हो जाती है। मिसिंग होने से पहले अदिति को एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद उसका किडनैप हो जाता है। क्योंकि अदिति वहां के एमएलए की बेटी होती है, इसीलिए पुलिस पर अदिति को ढूंढने के लिए बहुत प्रेशर होता है। सारी पुलिस टीम और जॉनी पास के फॉरेस्ट में अदिति को ढूंढने लगते हैं, जहां से जॉनी को एक फुटप्रिंट मिलता है जो कि ब्लड से बना हुआ था, यानी कि किलर के राइट पैर में चोट लगी हुई थी। और इन सब एविडेंस के आधार पर जॉनी अपने एसएचओ और बाकी पुलिस टीम को बताता है कि किलर का वेट 40 किलोग्राम से ज्यादा नहीं है और किलर सिर्फ 10 से 12 साल का मेल बच्चा है। पर एसएचओ इस बात पर बिलीव नहीं करते हैं कि ओनली 10 साल का बच्चा कैसे एक सीरियल किलर हो सकता है। तब जॉनी कुछ ओल्ड सीरियल किलर बच्चों के बारे में एसएचओ सर को बताता है, जो सिर्फ 10 से 12 साल की उम्र में ही सीरियल किलर बन गए थे। इनफैक्ट दुनिया का सबसे यंग सीरियल किलर बिहार से अमरजीत सादा ही था, जिसने सिर्फ 8 साल की उम्र में अपना फर्स्ट मर्डर किया था और फिर उसके 1 साल बाद उसने 2 मर्डर कर दिए थे, इंक्लूडिंग हिज ऑन सिस्टर। साथ ही मेगा एसएचओ सर को बताती है कि उसने कल जेसू पहाड़ी का स्टेटमेंट लिया था और उसने बताया था कि जब वो मॉर्निंग में डंप यार्ड की तरफ गया था तो उसने एक 12 साल के बच्चे की बॉडी को डंप करते हुए देखा था। इसलिए मेगा जेसू पहाड़ी से उस बच्चे के स्केच को रेडी करवाती है और तभी जुवेनाइल सेंटर से मेगा के पास एक कॉल आती है कि जिसे वो ढूंढ रही है वो बच्चा करीब 3 साल पहले उनके सेंटर पर आया हुआ था। उसका नाम रोहन था। उसने 8 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स का मर्डर कर दिया था। ही वॉज वेरी डेंजरस, मगर वो 3 महीने पहले ही वहां से भाग गया था। उसके बाद पुलिस रोहन के स्केच को हर जगह सर्विलेंस कर देती है और मीडिया को भी दिखाने के लिए कहती है। सिटी में उसके डर की वजह से सारे स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और कांस्टेबल पाटिल अपनी बेटी के बर्थडे को भी मनाने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो सीरियल किलर बर्थडे गर्ल्स को ही किडनैप किया करता था। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर रंजना अन्या को सेशन लेने के बाद उसे थोड़ी देर इंतजार करने को कहती है, पर तब तक अन्या कहीं गायब हो जाती है और इस बारे में वो मेगा को कॉल करके बता देती है। मेगा को पता होता है कि अन्या अक्सर एक पार्क में जाया करती है, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ उसी पार्क में पहुंच जाती है, जहां अन्या के साथ वो सीरियल किलर रोहन भी खेल रहा होता है। और तभी मेगा अपनी टीम की हेल्प से रोहन को पकड़ लेती है। उसके कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ होता, क्योंकि उसने अदिति को मार दिया था। और वहीं पास में नीचे अदिति की डेड बॉडी पुलिस को मिल जाती है। और अब सीरियल किलर के पकड़े जाने पर स्कूल फिर से ओपन हो जाते हैं और कांस्टेबल पाटिल अपनी बेटी परी का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं। उसके बाद मेगा जब रोहन को मरी हुई बच्चियों की फोटो दिखाकर इंटरोगेट करती है तो वो गुस्से में कुछ भी नहीं बोलता है और बुरी तरह चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट डे जॉनी मेगा को बताता है कि उसे नहीं लगता कि मर्डर्स रोहन ने किए हैं। हालांकि रोहन के कपड़ों पर अदिति का ब्लड मिला था, पर रोहन राइट हैंडेड था और जॉनी की थ्योरी के अकॉर्डिंग किलर लेफ्ट हैंडेड था। पर ये सब जानने के बाद भी मेगा जॉनी की बात पर भरोसा नहीं करती है। और जब वो लोग पुलिस स्टेशन आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक और लड़की बिंदिया मिसिंग हो गई है, जिससे प्रूफ हो जाता है कि अभी भी सीरियल किलर बाहर आजाद घूम रहा है। और तभी हम देखते हैं कि बिंदिया की बॉडी को लेकर अन्या एक फार्म हाउस से बाहर निकलती है। नेक्स्ट सीन में अन्या अपने घर पर होती है, जहां उसे मेले वाले इंसिडेंट को याद करके दौरे पड़ने लगते हैं। तब मेगा आकर उसे जगाती है और उसे गले लगा लेती है। इसके बाद मेगा डॉक्टर रंजना के पास आती है और उससे रोहन को इंटरोगेट करने के लिए कहती है, ताकि उन्हें बिंदिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सके। और जब रंजना रोहन से पूछताछ करती है तो वो कहता है कि वो इन लड़कियों को नहीं जानता, उसे सिर्फ एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है और फिर वो जो कहती है उसे वो ही करना पड़ता है और उसके बाद वो सब कुछ भूल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में अन्या की वो ही वीडियो न्यूज में दिखाई जाती है जिसमें वो बिंदिया की डेड बॉडी के साथ थी। इसकी वजह से एसएचओ सर मेगा को सस्पेंड कर देते हैं
और जॉनी को भी इस केस से हटा दिया जाता है। अब ये केस इंस्पेक्टर माथुर हैंडल करने लगते हैं, पर फिर भी जॉनी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट रखता है और उसे एक जगह बिंदिया की डेड बॉडी मिल जाती है और माथुर के वहां पहुंचने से पहले ही जॉनी वहां से एविडेंस कलेक्ट करके ले जाता है। और उसके बाद कांस्टेबल पाटिल की हेल्प से जॉनी मेगा से मिलने उसके घर आता है, क्योंकि एसएचओ सर के ऑर्डर पर मेगा को हाउस अरेस्ट पर रखा गया था जब तक कि अन्या नहीं मिल जाती, क्योंकि इस न्यूज के बाद से अन्या भी मिसिंग थी। जॉनी मेगा के पास आकर उसे समझाता है कि वो कैपेबल है इस केस को सॉल्व करने के लिए, और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर उस केस के बाद मेगा में एनर्जी आ जाती है और वो फिर से इस केस पर लग जाती है, जहां जॉनी बताता है कि इन सब मर्डर्स के पीछे एक ऐसा आदमी है जिसने आन्या और रोहन का यूज सिर्फ बॉडी डंप करने के लिए किया है। और वो ये भी बताता है कि जब वो आन्या को खोज रहा था तो उसे फॉरेस्ट में एक वेयर आउट मिला था जो देखने में काफी दिनों से बंद लग रहा था, और जब जॉनी ने अंदर जाकर देखा तो उसे पता चला कि ये तो सीरियल किलर का क्राइम सीन है, जहाँ पर वो उन बच्चियों को लाकर मारता था और फिर अलग अलग जगहों पर बॉडी डंप करा देता था। तभी मेगा बताती है कि 3 दिन बाद आन्या का बर्थडे है, इसीलिए उन्हें उससे पहले ही आन्या को ढूंढना होगा। और उसके बाद वो लोग आन्या की ड्राइंग से एक घर का पता लगाते हैं जहाँ पर उन्हें पहले से ही अभय मिल जाता है और आन्या भी वहाँ पर होती है। दरअसल अभय ही आन्या को किडनैप करके यहाँ पर ले आया था ताकि वो सीरियल किलर आन्या तक नहीं पहुँच सके। इसके बाद मेगा पाटिल से पता करने को कहती है कि अगर देहरादून और ऋषिकेश में सिमिलर मर्डर केस हुए हों पिछले 4 या 5 सालों में, जहाँ पर बर्थडे पर लड़कियों के किडनैप करके मर्डर किए गए हों, तो उन्हें जल्दी से वो बताए। उसके बाद वो लोग आन्या से बात करने पर उन्हें पता चलता है कि रोहन की तरह उसे भी एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती थी, और उसके बाद वो जो भी करने को बोलती थी उसे करना पड़ता था। उसके बाद पाटिल से मेगा को पता चलता है कि 5 साल पहले ऋषिकेश में भी इसी तरह के केसेस रिपोर्ट हुए थे। इसीलिए मेगा और जॉनी ऋषिकेश के लिए निकलते हैं, जहां रास्ते में माथुर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर जॉनी पाटिल को अपने साथ लेकर माथुर को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। और उसके बाद वो ऋषिकेश में फेमस फॉरेंसिक एक्सपर्ट और जॉनी के गुरु डॉक्टर सोलंकी के फॉरेंसिक लैब में आते हैं, जहां पर जॉनी वहां पर हुए केसेस में मिले एविडेंस की जांच करता है, जो कि पाटिल अपने एक पुलिस फ्रेंड की हेल्प से निकलवा लेता है, जिसमें अभय की बेटी आद्या की भी डिटेल्स होती है। जहां पर डीएनए ऋषिकेश और मसूरी में हुए केसेस में सेम होते हैं, यानी जिस सीरियल किलर ने 5 साल पहले इस ऋषिकेश में लड़कियों को मारा था वो ही इस टाइम मसूरी में लड़कियों को मार रहा था, पर उनके पास उस किलर के डीएनए के अलावा कोई भी सस्पेक्ट नहीं था जिससे वो मैच करा सके। इसीलिए डॉक्टर सोलंकी जॉनी को एफडीपी करने के लिए बोलते हैं, जिसकी हेल्प से बिना सस्पेक्ट के सिर्फ डीएनए से सस्पेक्ट के फेस को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता था, और उनके अकॉर्डिंग किलर अराउंड 60 इयर्स के आसपास रहा होगा। उसके बाद मेगा उन सारी मरी हुई लड़कियों की फैमिली बालू और उनके स्कूल में जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है, जहां से उसे डॉक्टर रमेश गुप्ता जो कि एक साइकियाट्रिस्ट थे उनके बारे में पता चलता है। वो उन सारी मरी हुई बच्चियों को सेशंस दिया करते थे, इसलिए वो रमेश गुप्ता के घर जाती है, जहां पर उसे लॉक लगा हुआ मिलता है। तभी वहां की एक नेबर से मेगा को पता चलता है कि रमेश गुप्ता ने एक 10-12 साल के बच्चे को अडॉप्ट किया था, जिसका नाम शशि था, जिसे थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम थी। और जब शशि को रमेश गुप्ता के कैंसर के बारे में पता चला तो वो सह नहीं पाया और उसने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। और इन सब के बाद मेगा को लगता है कि शशि ने सुसाइड नहीं की थी, रमेश गुप्ता ने उन लड़कियों की तरह ही शशि को भी मार दिया होगा, और ऐसा उसने इसीलिए किया होगा क्योंकि शशि को रमेश गुप्ता की सीरियल किलिंग के बारे में पता चल गया होगा। तभी उसे याद आता है कि डॉक्टर रंजना के फादर को भी कैंसर था, और इसीलिए उसे लगता है कि डॉक्टर रंजना के फादर ही रमेश गुप्ता हैं, जो कि थे भी, क्योंकि उस नेबर ने उन्हीं का फोटो मेगा को दिखाया था। और इसीलिए मेगा जॉनी को लेकर मसूरी के लिए निकल जाती है, क्योंकि आज आन्या का बर्थडे भी था, पर अभी तक किलर का स्केच रेडी नहीं हुआ था। इसलिए डॉक्टर सोलंकी जॉनी से कहते हैं कि जैसे ही स्केच रेडी होता है वो उसे मेल कर देंगे। उधर आन्या को अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं, इसीलिए अभय घबराकर डॉक्टर रंजना को कॉल करके जल्दी अपने विला पर आने को कहता है, जिसकी लोकेशन वो उसे सेंड कर देता है। और इस बारे में जाने से पहले डॉक्टर रंजना रमेश गुप्ता यानी अपने फादर को बता देती है। थोड़ी देर बाद मेगा और जॉनी रमेश गुप्ता के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर रमेश गुप्ता ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, और तभी डॉक्टर सोलंकी किलर का स्केच जॉनी को भेजते हैं, जो कि बहुत ही शॉकिंग होता है। दरअसल वो स्केच शशि से बिल्कुल मैच हो रहा था, और वो डॉक्टर रंजना का स्केच था, यानी शशि ही डॉक्टर रंजना थी। शशि मरा नहीं था, उसने खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया था, यहाँ तक कि उसने अपने जेंडर को भी चेंज करा दिया था और डॉक्टर रंजना बन गया था। ये वो ही लड़का था जिसने मूवी की स्टार्टिंग में अपने बाप और सिस्टर को मार दिया था, और रमेश गुप्ता ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, उसका इलाज किया जिससे वो ठीक होने लगा था।
उसने रमेश गुप्ता से हिप्नोसिस की प्रोसेस भी सीख ली थी, जिससे किसी को भी सिर्फ एक चुटकी से बस में किया जा सकता था। पर जब शशि को पता चला कि उसके फादर को कैंसर है तो वो फिर से डिस्टर्ब हो गया और उसने उस टाइम फर्स्ट टाइम किसी बच्ची का खून कर दिया। पर उसके बाद वो कहीं गायब हो गया था। कुछ दिन बाद डॉक्टर रंजना बनकर वो वापस अपने फादर के पास आ गया। उसे लगा कि मर्डर करने से उसके फादर ठीक होने लगे हैं और फिर मसूरी आकर उसने उन्हीं बच्चों को टारगेट किया जो उससे सेशंस ले रही थे। और आद्या किसी एक्सीडेंट में नहीं मरी थी, शशि ने ही उसे सबसे पहले मारा था। उधर डॉक्टर रंजना उर्फ शशि अभय के बिला पर पहुंच जाती है, जहां पर वो अभय पर नैप से अटैक कर देती है। अभय उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर फिर भी वो उसे बुरी तरह घायल करके अन्या के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो अन्या को हिप्नोटाइज करके अपने साथ ले जाती है। और इसी तरह ही उसने उन सारी लड़कियों को भी हिप्नोटाइज करके एक छोटी बच्ची की आवाज में उन्हें इंस्ट्रक्ट किया था। रोहन की हेल्प से वो उन बच्चों को अपने वेयर हाउस पर ले जाती थी और वहां पर उन्हें मार देती थी। उधर सब कुछ जानने के बाद जैसे ही मेगा और जॉनी अन्या को बचाने के लिए जाने लगते हैं, उन्हें माथुर अरेस्ट करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। जॉनी उन्हें ये सब बताने की कोशिश करता है, पर माथुर को उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। तभी जॉनी के पास अभय की कॉल आती है और वो बताता है कि डॉक्टर रंजना अन्या को अपने साथ ले गई है। यह सुनकर माथुर को जॉनी की बातों पर भरोसा हो जाता है और वो कांस्टेबल पाटिल को अभय के पास भेज देता है, जिससे वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा सके। और खुद जॉनी और मेगा को लेकर डॉक्टर रंजना के वेयर हाउस पर पहुंच जाता है, जो कि जॉनी ने पहले ही देख लिया होता है। वहां पर डॉक्टर रंजना अन्या को मारने ही वाली होती है कि तभी वो सीसीटीवी में देख लेती है कि जॉनी और पुलिस वाले उसके वेयर हाउस में एंटर कर चुके हैं। दरअसल वो ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसे बचपन से ही अपने फादर का प्यार नहीं मिला था, और जब भी वो किसी लड़की को देखती थी जिससे उसके फादर का प्यार मिलता था तो वो जेलसी की वजह से उसे मार देती थी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मेगा को रंजना मिल जाती है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें मेगा काफी घायल हो जाती है। उधर जॉनी को अन्या मिल जाती है और वो उसे बाहर रुकने को बोलकर मेगा को बचाने के लिए आता है, जहां पर रंजना मेगा को गन से शूट करने वाली ही होती है, पर उससे पहले ही जॉनी रंजना को शूट कर देता है और इस तरह सीरियल किलर शशि उर्फ रंजना मारी जाती है। उसके बाद हॉस्पिटल में अन्या और बाकी लोग अभय से मिलने आते हैं और मेगा जॉनी के साथ बीच पर वैकेशन मनाने के लिए चली जाती है।